बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान तारी पॉडकास्ट। याद रखिए जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजुअलाइजेशन। जो भी सबक, फॉर्मूला, जो भी चीज आपके सामने है, आप अपने अंदाज से उसको देखें कि मैं किस अंदाज से इसको याद कर सकता हूं। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, डिसरिगार्ड टू दैट, आप अपने अंदाज से उसको देखें। बिकॉज लर्निंग इज नॉट सो इजी। दिस इज लाइक समथिंग पुशिंग, यू आर पुशिंग समथिंग इनसाइड योर ब्रेन। जो लर्निंग है ना, ये मुश्किल काम है, रीडिंग आसान है। लर्निंग के अंदर ऐसे लगता है जैसे आप कोई चीज दिमाग के अंदर पुश कर रहे हैं, धक्का दे के अंदर डाल रहे हैं। तो आप अपने तरीके को देखें, सामने सब्जेक्ट को ना देखें, वो आईटी हो, फाइनेंस हो, स्टैटिस्टिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, नहीं, आपका अंदाज क्या है। आप ऊंची आवाज से पढ़ें तो आप सुकून में रहते हैं, दिल ही दिल में पढ़ें या ग्रुप स्टडी करें, लिख के आपको अच्छा याद होता है। जो तरीका आपको सूट करता है उस तरीके से पढ़ा करें। और सबसे पहले जब भी आप काम करने लगे हैं, गोल सेट करें। एक दिन में कितना पढ़ना है, हफ्ते में कितना पढ़ना, महीने में कितना पढ़ना। जो बंदा गोल सेट करता है उसको 3 फायदे होते हैं। गोल्स मेक यू हैप्पियर। गोल्स आपको खुश कर देते हैं, परेशानी से निजात मिल जाती है, कंफ्यूजन और गुंजल जो दिमाग में पड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं, पता चल जाता है सीधा रास्ता क्या। नंबर 2, इट किल्स नेगेटिव इमोशंस। इंसान परेशान रहता है उस वक्त तक जब तक फैसला नहीं कर लेता, और गोल सेटिंग का मतलब ये कि आपने फैसला कर लिया है। और नंबर 3 ये, इट गिव्स पर्पस टू योर लाइफ। जब आपको पता चल जाए मेरी मंजिल क्या है, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। आप गोल की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते के अंदर आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं और आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा या आप कम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले गोल सेट करें। आपकी यूनिवर्सिटी में भी तो ऐसा ही होता है, आज के दिन क्या पढ़ाई होगी, बल्कि 6 माह के अंदर कितना सिलेबस हम कवर करेंगे, पहले ही दिन यूनिवर्सिटी ने छाप के आपको दे दिया। सो गोल सेटिंग इज मस्ट when you are a student and when you are studying। और इसमें एक तरीका तो यह है कि अहम तरीन मज़ामीन को और चैप्टर्स को सबसे पहले रखा जाए ताकि अहम काम पहले हो जाए, जिसको ईट द फ्रॉग भी कहा जाता है। लेकिन एक तरीका यह है कि जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनको सबसे पहले रखें ताकि आप मजे मजे से पढ़ाई शुरू करें। रेलगाड़ी चल पड़ेगी, पीछे डब्बे हम लगाते चले जाएंगे। नोट्स, कॉन्सेप्ट्स, उस्ताद, सफ़े, पेन, लैपटॉप, माइक, ये सारा कुछ बड़ा ज़रूरी है जनाब। ये सब आपकी स्टडी को एक्टिव लर्निंग में तब्दील कर देता है। और जब आपको ये पता हो कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसका प्रोफेशनल लाइफ में, अमली ज़िंदगी में क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या फ़ायदा है, तब तो पढ़ाई का मज़ा आ जाता है। तो हमेशा अपने उस्ताद से, अपने माहौल से ये सीखते रहें कि जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं ज़ूलॉजी में हूँ, बॉटनी में हूँ, एमए इंग्लिश, एमए पर्शियन, एमए अरेबिक कर रहा हूँ या आईटी और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई का मेरी अमली ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होगा। जब आप इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, आपके लाशऊर में ये चीज़ दाखिल हो जाती है, सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, यकीन कीजिए पढ़ाई एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन जाता है। एंड नाउ क्रिएट ए डेडिकेटेड एंड क्लटर फ्री एनवायरनमेंट फॉर मिनिमल डिस्ट्रैक्शन। आप जहां पढ़ रहे हैं ना, वो मेज पूरी साफ रखें, पेन अपनी जगह पर पड़े हों, पेपर अपनी जगह पर पड़े हों। जितना ज्यादा क्लटर होगा, जितनी ज्यादा फरातफरी होगी, जितनी ज्यादा चीजें बिखरी होंगी, उतनी ही सोचें बिखरी होंगी, उतना ही ज़हन परेशान होगा और उतना ही पढ़ाई से जी उचाट होता चला जाएगा। जब भी आप उठें, ये सफ़े समेट लें, इनको अपनी अपनी जगह पे रखें। और एक और बड़ा बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब उठें सब कुछ साफ कर दें और आगे अगला सबक जो आपने पढ़ना है उससे जो वाबस्ता चीज़ें हैं वो टेबल पे सजा दें। मिसाल के तौर पे अभी हम बात कर रहे हैं जनाब कि पढ़ाई के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हम चीज़ें समेट दें। अब अगला टॉपिक हमने डिस्कस करना है कल सुबह, और वो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में जो भी हमारे पास स्टफ मौजूद है, वेबसाइट्स हैं, पेज हैं या पुराना कोई चीज़ पड़ी है, उसको टेबल पे अच्छे तरीके से सजा दें। अब मैं चला गया, सुबह जब मैं वापस आने का सोचूंगा, टेबल पर आना कितना आसान हो जाएगा। मुझे पता है मैंने क्लाइमेट चेंज तैयार करना है और क्लाइमेट चेंज से वाबस्ता चीज़ें सारी मेरी टेबल पर ही पड़ी हैं। कितना ईजी होगा मेरे लिए कि मैं आऊं, बैठूं और बैठ के अपना काम शुरू कर दूं। और अगर मेरे जहन में ये हो कि टेबल तो सारी बिखरी हुई है, चाय भी गिरी हुई थी, अब आने का दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि आके सबसे पहले टेबल को साफ करना एक प्रॉब्लम, फिर सारे सफ़े समेटना दूसरी प्रॉब्लम, फिर तीसरे सारे सफ़े सजाना वो तीसरी प्रॉब्लम। तो ट्राई टू डी क्लटर योर ब्रेन एंड योर टेबल। रिव्यू सेशन जरूर रखें। आज के दिन मैंने क्या पढ़ा,
क्या सीखा, एक दफा जहन में दोहरा लेंगे तो ये फायदा होगा। एक तो रिवीजन भी हो जाएगी, चीजें ज्यादा बेहतर याद हो जाएंगी और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। लाइफस्टाइल ठीक रखें, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, खाना प्रॉपर हो, एक्सरसाइज हो और नींद प्रॉपरली हो। जब ये चीजें होंगी तो मूड फ्रेश रहेगा और आपका पढ़ाई में दिल लगेगा। ज्यादा लंबी सिटिंग्स कुछ लोगों को बोर कर देती हैं, ऐसे में आप ब्रेक्स लें, चंक्स लें, ब्रेक्स लें। और यहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, ये वो नर्वस सिस्टम है इंसान का जो इंसान को सपोर्ट कर रहा होता है। जनाब ये बड़ा अहम है, जिस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें एक्टिव कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें रेस्ट दे रहा होता है। ये राइम में अगर पढ़ा जाए तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट और फीड एंड ब्रीड बनता है, यानी आपकी ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देता है, हार्ट बीट को स्लो कर देता है और बीपी स्लो कर देता है। अब आप रेस्ट मोड में चले जाते हैं और आप ये कोशिश करते हैं कि रिलैक्स फील करें। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका डीप ब्रीदिंग है। आप जब इनहेल करते हैं सांस, नाक से सांस अंदर लेकर जाएं और जब बाहर निकालते हैं मुंह को थोड़ा गोल करके बाहर निकालें और अंदर सांस कम लेके जाना है, बाहर सांस ज्यादा निकालना है। ठंडे पानी के छींटे मुंह पे मार लें, गर्म पानी के गरारे कर लें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इसका आपको बहुत फायदा होगा। बॉडी रिलैक्स रहेगी, पढ़ने का मजा आएगा। अपने वालिदैन, असातिज़ा, दोस्त वगैरह से फीडबैक जरूर लेते रहें। वो जब आपको फीडबैक देंगे, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होगी, आप उसके लिए तैयार रहें और उस फीडबैक के मुताबिक अपनी स्टडी रूटीन को मैनेज करें। जो कुछ भी आप याद करें उससे फौरन अपने माजी से जोड़ लें, इसको एसोसिएशन कहते हैं। और ये डॉट्स जोड़ना होता है, ये बड़ा जरूरी है जनाब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, दैट जो भी आप याद करते हैं दिमाग फौरन उसको माजी की याददाश्त से जोड़ लेता है। इसको लर्न, अनलर्न और रीलर्न भी कहते हैं कि आप कुछ सीखते रहें, जो पहले सीखा था अब उसकी जरूरत नहीं रही उसको भुलाते भी रहें, और कुछ अरसे बाद आ जाता है कि यार फलां चीज सीखी थी, भूल गया था, फिर जरूरत पड़ गई है, उसको रीलर्न भी करें। ज्वाइन द डॉट्स, इसके लिए अटेंटिव रहें, अलर्ट रहें कि जो चीज आ रही है मैं उसको ले लूं और दिमाग में जो शेल्फ बने हुए हैं, किस शेल्फ में मैंने उसको एडजस्ट करके अंदर आराम से रख देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्ट योर करंट नॉलेज विद योर प्रीवियस नॉलेज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अपने मौजूदा जो आज इल्म सीखा उसको पुराने इल्म से किस तरह जोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बड़ी इंफॉर्मेशन और बड़े सबक को छोटे चंक्स में, छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, इससे वो मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बन जाएगा। आराम से उसको आप तय कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, बाद में उसको दोहराना भी आसान हो जाता है। और अब अहम तरीन चीज है वो है रिपीटिशन एंड निमोनिक्स, यानी रिपीटिशन करें, बार बार उसको पढ़ें, रिव्यू करें, रिहर्सल करें। रिपीटिशन इज नॉट बैड, रिपीटिशन इज गुड। एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिपीटिशन। हम रिपीट ही तो करते हैं, नस्ल दर नस्ल इल्म रिपीट होता चला जा रहा है। और लर्निंग के लिए, जो कि एक मुश्किल काम है जिसमें दिमाग के अंदर चीजों को लेकर जाना है, नए पाथवेज बनाने हैं, नया स्टोरेज क्रिएट करना है, उसके लिए लर्निंग वाकई अहम तरीन है। आपको लर्निंग करनी पड़ेगी और लर्निंग के लिए रिपीटिशन बड़ी जरूरी है। बातों को दोहराना पड़ेगा, सीखने के लिए दोहराना पड़ेगा। जब ये सारे काम आप कर लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे आपका दिमाग कितना एक्टिव होकर फंक्शन करेगा। और टॉपिक जो आप पढ़ने लगे उसके बारे में जहन बनाएं, एक मैप बनाएं कि ये क्या टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में पहले मुझे कितनी इंफॉर्मेशन थी या बिल्कुल नया टॉपिक है। मैप बनाए दिमाग में, माइंडफुल लर्निंग करें, दिमाग को अलर्ट करें कि मैं कुछ सीखने लगा हूं, कुछ अंदर जा रहा है, इसने प्रोसेस होना है और इस तरीके से मैं ये सीखूंगा कि अब इस मौजू पर सारी जिंदगी कोई भी चीज मेरे सामने आएगी, मैं उस उक्दे को हल कर लूंगा, उस सवाल का जवाब मेरे पास होगा और इस खास टॉपिक पर मैं पूरा अबूर हासिल कर लूंगा। और एक चीज है वो स्टडी हैबिट्स, यानी अपनी पढ़ने वाली तबीयत बना लें। इससे एक तो एकेडमिक एक्सेलेंस भी आएगी, आप पढ़ाई में भी आगे बढ़ेंगे, स्किल्स भी, आप नई नई स्किल्स भी आप सीखेंगे और सिलेबस के अलावा भी आप खोजते रहेंगे, इंटरनेट पे सर्फिंग करेंगे तो अच्छी चीज की करेंगे, इल्म की तलाश और इस राज को खोजने में आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, जो कि एक बेहतरीन अमल साबित होगा। रेगुलर लर्निंग हो, जैसे तालीमी जो इदारे होते हैं उस पर पीरियड होते हैं, पीरियड के साथ टीचर्स आते हैं, फिर बेल बजती है, बकायदा दूसरी क्लास में जाते हैं, निज़ाम बना होता है ना, ऐसे ही अपनी जिंदगी में लर्निंग का स्केड्यूल बनाएं
اور پورا لرننگ کا شیڈول جب بنا ہوگا تو آپ کو پڑھائی میں بھی مزہ آئے گا اور پڑھنا آسان بھی ہو جائے گا. And regardless of magnitude, we should appreciate the effort, our own efforts or efforts of our children. جیسا بھی کام ہو اگر مکمل ہو گیا ہمیں حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے. بالخصوص بچے آ کر بتاتے ہیں توتلی سی زبان میں کہ جی آج میں نے نظم سیکھی, آج میں نے نعت شریف سیکھی, پھر ایک دو مصرے بولتے بھی ہیں. آپ کے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن اس کے نزدیک تو ماؤنٹ ایورسٹ سر ہو گیا جناب. آج بہت بڑا کام ہو گیا, آج کارنامہ ہے اور کارنامے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اس کا انعام دیا جاتا ہے. کچھ فزیکل انعام دے دے یا الفاظ یا کوئی تھپکی دے دے, مسکراہٹ سے اس کو گریٹ کرے, اچھا بڑی بات ہے, آپ کا یہ ایکسپریشن اس میں ایک نیا جذبہ بھر دے گا اور یہ کامیابی بڑی کامیابی کی طرف اس کو لے جائے گی. کبھی بھی حوصلہ افزائی میں کنجوسی نہ کریں. تو باتیں تو دو ہی ہیں, یا تو آپ کا خود پڑھنے کو دل نہیں کر رہا یا آپ کے سامنے کوئی ایسا بچہ ہے جس کا موڈ نہیں ہو رہا پڑھنے کا. یہ دونوں بڑے چیلنجز ہیں اور اگر رائٹ اپروچ اور صحیح ٹیکنیک کے ساتھ اس کو ٹیکل کریں گے کام بن جائے گا. دل پڑھائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, دماغ میں یہ بات سما جاتی ہے کہ جناب مجھے پڑھنا ہے, کیونکہ انسان دو وقت میں پڑھتا ہے. ایک تو جب اسے سزا کا ڈر ہو ماں باپ اور استاد سے, اور دوسری دفعہ جب اس بندے کو مزہ آنے لگ جائے. اب وہ پڑھے گا, اسے جب اہمیت کا پتہ چل جائے کہ پڑھائی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, now he will continue on that journey, he will continue on that path of knowledge. پڑھنے کو ایک مزیدار چیز بنا دیں, بچے کو خود بٹھا کے پڑھائیں, اس کو سمجھائیں, کہانیاں سنائیں, سٹوری ٹیلنگ کریں. اور جب آپ پڑھائی کو انجوائمنٹ کے ساتھ نتھی کر دیں گے نا, انداز ایسا ہوتا ہے, تو بڑے بڑے خشک مضمون بھی اچھے استاد کی بہترین ٹیکنیک کی وجہ سے بڑے دلچسپ اور مزیدار ہو جاتے ہیں. بچوں کی محنت پر توجہ دیں, رزلٹ کے اوپر اتنے زیادہ فوکس نہ کریں. اگر بچہ اچھی محنت کر رہا ہے, دن رات پڑھ رہا ہے, باتوں کو سمجھ رہا ہے, اسکول میں پابندی کر رہا ہے, اچھے انداز سے وقت گزار رہا ہے, تو یہ جرنی ہے, یہ سفر ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے. اور بچے کو سکھائیں, سمجھائیں کہ تم اگر یہ کرتے رہے تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے. اور جب بچہ غلطی کرتا ہے یا آپ خود غلطی کرتے ہیں, جو کیئر گیور ہوتا ہے, جو کہ کیئر کرنے والا اس کی ماں باپ بھائی استاد, یہ ان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ بچے کی غلطی کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. بچہ ہے, غلطی تو لازمی کرے گا, اس کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. طنز, ڈانٹ, مار, بچہ ڈر جاتا ہے, پریشان ہو جائے گا, وہ اس کو یہ تو غلطی بالکل نئی چیز ہے, اس سے تو پہلی بار اٹیمپٹ کیا اور پہلی بار میں غلطی تو ہوگی, نہ ٹریننگ ہے نہ کوچنگ ہے نہ ماضی کی کوئی ایسے ریفرنسز ہیں. اب جب غلطی ہوگی تو کیئر گیور نے سمجھانا ہے, بٹھانا ہے, چیز کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور اتنے پیارے انداز سے اس ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے کبھی ٹوٹا تھا. اتنے پیارے انداز سے اس فیلئر کو لیسن بنا دینا ہے, اس فیلئر کو ایک لینڈ مارک بنا دینا ہے کہ اب وہ دہرائے نہ بلکہ نئی شاہراہ پر چلے تو کس انداز سے چلے. ریممبر ہیومن برین لائک پریڈکٹیبلٹی. پتہ ہونا کیا کرنا ہے, انسان خوش رہتا ہے, مطمئن رہتا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. یاد رکھیے, ہیومن برین لائکس پریڈکٹیبلٹی. آپ پریڈکٹیبل ہو جائیں. اگر آپ کو پتا ہے صبح 9 بجے میں نے یہ کام کرنا ہے, 11 بجے یہ کام کرنا ہے, 2 بجے یہ کام کرنا ہے, اب پریشانی نہیں رہے گی, انسانی دماغ بڑا تھرو چلے گا اور کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن آپ صبح اٹھتے ہیں, گنجل پڑا ہوا ہے, پتہ ہی کوئی کیا کام کیسے کب کرنا ہے, اب پریشانی ہوگی اور آپ کا پڑھنے کا کیا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. ایسے گھرانے جہاں کوئی نہ کوئی پڑھتا رہتا ہے, ٹیبل پر بیٹھا ہے, باپ ہے, ماں ہے, پڑھائی کے ایک روٹین ہے, یا بڑا بھائی ہے, بڑا بہن ہے, وہ مل کر پڑھ رہے ہیں, ایک سٹڈی کا ماحول ہے, ایسی جگہ پر پڑھنے کا دل کرتا ہے, بندہ خود اٹھتا ہے, کتابیں پینسلیں. دیکھیں ایسی گھروں میں بچے جو ہوتے ہیں ان کا رجحان خود بخود پڑھائی کی طرف ہو جاتا ہے. بچہ کس بات سے موٹیویٹ ہوتا ہے, اس کی پسند کیا ہے, کون سا کھلونا اچھا لگتا ہے, کس دن وہ خوش ہوتا ہے, کس رشتہ دار کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے, کون سا سبجیکٹ اس کو پسند ہے, یہ ساری باتیں کیئر گیور کو, ماں باپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ موٹیویٹرز ہیں بچے کے. عام طور پہ بچہ جب اسکول سے گھر آتا ہے پڑھ جاتے اس پہ, کیا گریڈ آیا, کیا پڑھا, کیا لیسن تھا. ایسے نہیں کرنا چاہیے. بچے کے پیچھے پیچھے بھاگے, اس کو بتائیں ہم نے تمہیں کتنا مس کیا, آج کے دن ہم تمہیں اتنا یاد کر رہے تھے, تمہارے بغیر گھر سونا سونا تھا. فالو دا بچہ. ایٹ دیٹ ٹائم بچہ مسٹ بی دا فوکس, کیونکہ وہ جنگ جیت کے آ رہا ہے. اتنا سا بچہ اتنے بڑے اسکول میں گیا, اتنی بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے, ڈھیر سارے اور بچے تھے, جنگ تھی اس کے لیے. اب جب وہ آیا, اس سے ری ایشورنس چاہیے, اس سے محبت بھرے کلمات چاہیے, اس کو کمفرٹ چاہیے. آپ
آفس سے گھر آتے ہیں اگر آپ سے پوچھنا شروع کر دیں کیا گول رہا کیا ڈیبٹ کریڈٹ کیا رہا باس سے کتنی ڈانٹ پلائی کہیں گے نو یار میں نہیں بات کرتا. اٹ مینس دیٹ یو نیڈ کمفرٹ, چلڈرن آلسو نیڈ کمفرٹ. تو پڑھائی میں دل لگانے کے آپ کو بہت سے طریقے بتائے, ان کو دوبارہ عمل کیجئے گا, دوبارہ سے سن لیجئے گا اگر کچھ مس ہو گیا. آپ دیکھ رہے تھے سبحان اتاری پوڈ کاسٹ, ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ نتھی رہیے. سبحان اتاری شارٹس اور سبحان اتاری سپیچز کو بھی لائک کیجئے. اللہ نگہبان.